आप सबका स्वागत है। गांव कस्बों से रोजाना कई लोग एक बेहतर जीवन शैली पाने के लिए शहरों का रुख करते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ वो केवल बेहतर रोजगार ही नहीं बल्कि एक बेहतर जीवन की शुरुआत भी कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें दिन रात संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष इस हद तक होता है कि अच्छी जीवन शैली तो दूर बल्कि गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। और यही संघर्ष कई बार कई तरह के अपराधों को जन्म देता है। दया, डब्बा तैयार करो, हमको बहुत देर हो रहा है। हाँ हाँ बस कर रही हूँ, ला रही हूँ। दीदी, पापा को बोलो ना, सब स्कूल में कहते मेरी पूंछ निकल आई है, मैं बंदर हूँ। अदिति, पंकज, चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी अपने टिफिन अपने अपने बैग में डालो। चलो आ जाओ। पापा वो हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहते हो हमसे? बोलो, क्या हुआ? अरे इसका एग्जाम आ रहा है ना, तो इसीलिए परेशान हो रही है। हम बोले ना बेटा कि तुम अच्छे नंबर से पास करोगी, फिर क्यों इतना टेंशन ले रही हो? मम्मी, मुझे भी। तुमको भी। अच्छा सुनिए, हम आपका टिफिन बांध के वहां रख दिए हैं, हम इनको स्कूल छोड़ के आते हैं। हाँ ठीक। चलो। अरे रुको, हम ना कोई मस्ती नहीं और कहीं मत जाना, ठीक है? अंकल एक आइसक्रीम देना। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? दीदी, मम्मी को बता दूं, आज आप सुबह में स्कूल के बाहर गए थे। और कैसे हो? बढ़िया है। क्या निरंजन, ऐसे कब तक घिसते रहेगा? सुबह नौकरी करता है, शाम को नौकरी करता है। अरे ऐसे काम करेगा बीमार पड़ जाएगा। हमें घर में खाली बैठने की आदत नहीं है। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो यहाँ घर है, तुम्हारी बीवी कमाती है, हमको अपने बीवी बच्चे सबका देखभाल करना पड़ता है। दिल्ली में हमको फ्लैट खरीदना है अपना। क्या हुआ? तू ऐसी चिंदी चिंदी नौकरियां कर कर दिल्ली में फ्लैट खरीदेगा? तू, ये दिल्ली है, यहाँ फ्लैट खरीदना इतना आसान नहीं है। मेरी बात मान, अपनी बीवी को भी काम पर लगा दे। हम तुम्हारी तरह अपनी बीवी का कमाई नहीं खाते हैं, समझ गए? और तुम्हारा क्या है?
तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, हमारे 2-2 बच्चे हैं, कौन देखभाल करेगा उनका? हमारी बीवी काम पर जाएगी, कौन संभालेगा बच्चों को? बहुत गर्म मिजाज है तू। ये शहर ना हम जैसे लोगों को जिल्लत की रोटी खाना सिखा देता है, इसलिए कहता हूँ कि अपनी बीवी को काम पर लगा दे, समझा? ये क्या बदतमीजी है निरंजन? हाँ? तूने जिल्लत की रोटी खाना सीख लिया है ना, अब ज्यादा चपड़ चपड़ करेगा ना तो इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझ गया? अपना काम कर। देख ली सीरियल? हाँ मम्मी। और अदिति कहाँ है? वो दूसरा शो देखने लगी क्या? नहीं मम्मी, दीदी तो पहले आ गई। अदिति तो घर पे आई नहीं, कहाँ है वो? हाँ दया बोलो। सुनिए जी, अदिति कहीं नहीं मिल रही है। क्या? वो श्रीधर के घर में टीवी देखने गई थी, पंकज लौट के आया लेकिन अदिति नहीं आई और श्रीधर भी घर पे नहीं है। अरे आस पड़ोस में पता करो, किसी और के घर में गई होगी। तुम पता करो, मैं यहाँ पर काम खत्म करके जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हाँ दया, हम चारों तरफ देख लिए, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हमको तो बहुत चिंता हो रहा है। आते हैं। अरे भाई, वो मेरी बेटी अदिति को देखा क्या? यही भी खेल रही थी शाम को। अरे निरंजन भाई, कौन सी दुनिया में हो? ये दिल्ली है दिल्ली, यहाँ रोज बच्चे गायब होते हैं। जल्दी पुलिस को फोन करो। हाँ। हेलो कंट्रोल रूम। हेलो, इंस्पेक्टर गौतम मिश्रा है। आप डिटेल्स भिजवाइए, मैं दिखवाता हूँ। आई लुक इनटू इट, आप जल्दी से डिटेल्स भिजवाइए जी। हेलो। हाँ नवीन। यस सर। यमुना विहार जनता कॉलोनी से एक लड़की लापता हुई है, 7 साल की है, नाम अदिति। मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ, फौरन वहाँ पहुँचो। ओके सर। ये निरंजन यादव कहाँ रहता है? उसकी बेटी गायब हुई है ना? हाँ सर, ये इधर आइए। सर हम तो अपने काम पर थे, दया का फोन आया कि अदिति नहीं मिल रही है। हमारा बेटा पंकज, अदिति हमारे पड़ोसी श्रीधर के यहाँ टीवी देखने गए थे। आपके पड़ोसी ने क्या कहा आपसे? सर, दोनों बच्चे करीब 9:15 के आसपास श्रीधर भैया के घर पे टीवी देखने गए थे। हम खुद अपनी आंखों से देख के आए थे। ये लोग कुछ छुपा रहे थे सर। सबसे पहले उस कब्रिस्तान से ये कंफर्म करो कि इन्होंने आमिर को वहीं दफनाया है। लेकिन जब अदिति नहीं आई तो हम दोबारा गए और वहाँ पे कोई नहीं था। सर श्रीधर तो खुद हमारी दुकान पर आया था जहाँ हम काम करते हैं, 10 बजे करीब। 9:15 बजे आपकी बीवी ने श्रीधर को आपके बच्चों के साथ उसके घर पे देखा, और जैसा कि आपने बताया कि 10 बजे वो आपसे मिलने आपके सेठ की दुकान पर आया। आपके सेठ की दुकान है कहाँ? यही पास में। लेकिन श्रीधर तो बोल रहा है कि जब वो हमारी दुकान पर आया था तब दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे उसके घर में। श्रीधर भैया, अदिति कहाँ है? वो आपके घर टीवी देखने आई थी पंकज के साथ। पंकज आया लेकिन अदिति नहीं आई, कहाँ पे है वो? हम तो तभी निकल गए थे वहां से, और दोनों को बोल भी दिए थे कि हम बाहर जा रहे हैं और तुम लोग टीवी देख लो, तो दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाकर घर चले जाना। क्या लगता है गुप्ता, श्रीधर का हाथ है क्या बच्ची के गायब होने में? कनेक्शन हो भी सकता है सर, क्योंकि बच्चे उसी के घर में टीवी देख रहे थे। ठीक है, फिलहाल बच्ची का फोटो सर्कुलेट करवाओ और आसपास पूछताछ करो। मैं पहुंच रहा हूँ। ओके सर। अदिति को गायब हुए 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक अदिति से जुड़ी कोई भी लीड सामने नहीं आई थी। वहीं अदिति के माता पिता को कई तरह की आशंकाएं घेर चुकी थी, जो किसी भी तरह के नतीजे से ज्यादा भयावह थी। सर, यहाँ किसी ने भी अदिति को यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा है, और पेट्रोलिंग टीम से भी अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। मतलब किसी इनसाइडर का काम हो सकता है। मलिक, जितने भी घर हैं हर घर में सर्च करो।
अदिति का भाई कहाँ है जो उसके साथ टीवी देखने गया था? वो तो रो रो के सो गया है अंदर। आपने कुछ पूछा उससे, कुछ बताया उसने? सर वो कह रहा है कि अदिति श्रीधर के घर से पहले ही निकल गई थी अपने घर आने के लिए। श्रीधर कहाँ रहते हैं? यही पड़ोस में। जब अदिति गायब हुई कहाँ था तू? साहब वो निरंजन जहाँ काम करता है ना, उसके बराबर में दारू का ठेका है, वहीं गया था दारू लेने के लिए। लेकिन साहब जब मैं घर से निकला था ना, तब अदिति और पंकज टीवी देख रहे थे। वापस आया तो पता चला कि अदिति गायब हो गई। अकेला रहता है घर में? नहीं साहब, बीवी भी है। वो पास ही में एक फैक्ट्री है, वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का काम करती, नाइट शिफ्ट है उसकी साहब। वो रोज काम करती है और तू रोज दारू पीता है? नहीं मतलब कभी कभी मन करता है तो पी लेता हूँ। अदिति के गायब होने में तेरा हाथ तो नहीं है ना? अरे नहीं साहब, वो तो मेरी बेटी जैसी थी, और जब अदिति गायब हुई थी तो मैं तो घर पर था ही नहीं, निरंजन के साथ था। चाहो तो आप उससे पूछ लो साहब। सर, बिल्डिंग में हर जगह देख लिया लेकिन कुछ पता नहीं चला। छत पर देखा? नहीं सर। नवीन सर, ये आजू बाजू की बिल्डिंग से भी कोई यहाँ आ सकता है और अदिति को लेके जा सकता है। संजय, बाजू की बिल्डिंग में पता करो। सर। हो सकता है कि अदिति का किडनैप किया गया और ये मामला फिरौती का हो। लेकिन सर अदिति के घर वालों की हालत देख के लगता नहीं है कि मामला रैंसम का होगा। और एक बात सर, किसी ने ना तो अदिति के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी और ना ही किसी ने उसको किसी के साथ जाते हुए देखा है। Let's go. किसे मारा हमारी बच्ची? अरे मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? कहाँ है अदिति? अदिति है, इधर ही है। मेरी बेटी कहाँ है? नहीं लगता कोई फुसलाकर इस बच्ची को उस छत पर लेकर आया होगा। वहां इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। आउटसाइडर किसी का भी हाथ हो सकता है और अब अदिति के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हर इंसान की डिटेल्स ली जा रही थी। क्या बिगाड़ा था ना मेरी बेटी से किसी का? क्यों मारा उसे? पहले तू खुद अपने फ्लैट से निकला, फिर अदिति को इशारे से बुलाया और तू ही उसे अपने साथ लेके छत पे गया, उसका रेप किया, उसे मार के फेंक दिया। नहीं सर, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करिए सर। अदिति कल बोल रही थी पापा से कुछ बात करना है। पापा वो क्या बात है बेटा? कुछ कहना चाहते हो हमसे? पता नहीं क्या बात थी, गुमसुम सी थी कुछ दिन से। कल पंकज बोल रहा था कि स्कूल से भी कहीं बाहर गई थी। मम्मी, वो आप जब हमें स्कूल छोड़ के गई थी तभी दीदी स्कूल के बाहर चले गई थी। क्या? तुमने ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताई? हमने बात की थी उससे, लेकिन वो रोने लगी। हमें लगा आप काम से आओगे तुम आपको सब बता देंगे, लेकिन दोनों टीवी देखने चले गए।
है बेटा। पंकज बेटा, दीदी स्कूल से कहाँ गई थी, कुछ पता है तुम्हें? ये पंकज भी तो टीवी में ही घुसा रहता है। इसकी दीदी कहाँ गई इसको कुछ पता नहीं चला। बेटा याद करने की कोशिश करो, जब तुम और दीदी टीवी देख रहे थे तो दीदी कहाँ चली गई थी, कुछ जानते हो बेटा? पापा, हम और दीदी टीवी देख रहे थे, तभी एक दाढ़ी वाले अंकल हमें दरवाजे से देख रहे थे। दाढ़ी वाले? अंकल, दीदी उस दाढ़ी वाले अंकल के साथ ही गई थी। आप जानते हो उन्हें? कौन थे वो? अच्छा, वो वहाँ कब आए थे? शुरू से बताओ। हम और दीदी टीवी देख रहे थे, तभी श्रीधर अंकल चले गए। बच्चों मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग टीवी अगर देख लो तो बाहर से दरवाजा लगाकर बंद कर देना। आमिर और सुमित के घर के आसपास पूछताछ करो। मुझे लगता है कि सुमित के साथ दी, एक सेकंड रुको ना, खत्म होने को है, साथ में चलेंगे। आस पड़ोस का हो सकता है या फिर कोई करीबी, जिस पे भी डाउट आ रहा है उठा लो। हमने देखा दीदी उस दाढ़ी वाले अंकल के साथ ही गई थी। सर, आपको एक बात और बतानी थी। क्या? पंकज बता रहा था कि अदिति कल स्कूल से कहीं बाहर गई थी और छुट्टी होने पर आई थी। कहाँ चली गई थी? ये तो पंकज को भी नहीं मालूम, लेकिन अदिति ने ऐसा पहले कभी किया नहीं है। क्या उसको स्कूल में किसी से कोई परेशानी थी? लगता तो नहीं सर। पैसों की तंगी की वजह से इस बार हम सही समय पर फीस नहीं जमा कर पाए थे, तो इन दोनों को प्रिंसिपल ने सजा दी थी। हमें और दीदी को क्लास के बाहर खड़ा किया था। सब बच्चे हम पे हंस रहे थे। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं दोनों? यमुना विहार स्कूल। इनके स्कूल में पता करवाओ और इनके आसपास रहने वाले जितने भी दाढ़ी वाले लोग हैं सबकी शिनाख्त का बंदोबस्त करो। ओके सर। अदिति के भाई पंकज के बयान के आधार पर अब माना जा रहा था कि अदिति के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ था उसमें किसी दाढ़ी वाले आदमी का हाथ था, और अदिति के भाई से उनके घर के आसपास सभी आदमियों की पहचान करवाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं पुलिस की एक टीम अदिति के स्कूल में भी पूछताछ कर रही थी। सर, वैसे अदिति तो स्कूल कभी बंक नहीं करती, मुझे लगा वो कल एब्सेंट होगी। लेकिन हमें पता चला है कि फीस ना भरने की वजह से अदिति और उसके भाई को पनिशमेंट दी गई थी। सर, वो साहब, ये लड़की अदिति बहुत ही हंसमुख है, मैंने कभी परेशान नहीं देखा इसे। लेकिन साहब, जब से ऐसे पनिशमेंट दिया गया है तब से गुमसुम रहने लगी है। सिर्फ पनिशमेंट की वजह से गुमसुम हुई या वजह कुछ और ही थी? कैसी वजह साहब? अदिति के भाई पंकज ने अदिति को किसी दाढ़ी वाले आदमी के साथ जाते हुए देखा था। आपके स्कूल में कोई ऐसा है जिसके दाढ़ी है और जो अदिति के साथ कुछ गलत? आई डोंट नो सर, आप सबसे पूछ सकते हैं। आपके बेटे पंकज ने आस पड़ोस में रहने वाले तो किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया। श्रीधर के अलावा कोई और है जिस पर आपको शक है? दया, कहीं ये सिकंदर बाजवा तो नहीं? ये सिकंदर बाजवा कौन? सर, अदिति बहुत शरारती थी। एक बार खेल खेल में ही बाजवा के बेटे पे बस पेन की स्याही डाली थी उसने। निरंजन, तेरी लड़की ने मेरे बेटे का 1000 रुपए का शर्ट खराब किया है, पैसे देने होंगे तुझे। अंकल, सोनू ने भी एक बार मेरे ऊपर इंक फेंकी थी। चुप रही चीरी मेरी, पूरी सोसाइटी को पता है तू कितनी शैतान है। अगर तेरे बाप ने इसका पैसा नहीं दिया ना तो हमारी बेटी से ठीक से बात कर। सर, मैं तो कल आगरा में था, आज ही सुबह लौटा हूं, आप चाहो तो चेक करवा लो। हाँ नवीन, बोलो। सर, स्कूल के गेट कीपर से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? साहब, कल छुट्टी से पहले अदिति को एक आदमी स्कूल के बाहर छोड़ के गया था। रुक बेटा रुक। इस वक्त अभी तो स्कूल की छुट्टी होने वाली है, और वो आदमी कौन है जो अभी छोड़ के गया? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बोलो बेटा कुछ। बच्ची कुछ नहीं बोली, और फिर एकदम से स्कूल की छुट्टी हो गई और वो अपने भाई के साथ चली गई। वो आदमी जो अदिति को छोड़ के गया, उसको पहले भी कभी देखा अदिति के साथ? नहीं साहब,
मैं नहीं जानता वो आदमी कौन था। उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, बनवा सकता हूँ। सर, अदिति का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कॉल आया था। उनका कहना है कि अदिति की बॉडी पर सेक्सुअल असॉल्ट के कोई साइन नहीं है और उसकी बॉडी पर जो चोट के निशान है वो भी उसके मर्डर के बाद के हैं। उसका मर्डर गला काट के किया गया सर। लेकिन गुप्ता, खून के छींटे उस बिल्डिंग की छत पर थे जहां अदिति रहती थी। मतलब उसका मर्डर वहां पे करके उसे दूसरी छत पर फेंका गया, जिसकी वजह से बॉडी पर चोट के निशान आए। गुप्ता, अगर अदिति के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है तो फिर इसके मर्डर का क्या मोटिव हो सकता है? उस बच्ची का या उसके परिवार का ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है जो इतनी बेरहमी से एक बच्ची को मारेगा? लेकिन अदिति के भाई का कहना है कि उसने किसी दाढ़ी वाले के साथ अदिति को जाते हुए देखा था। दीदी उस दाढ़ी वाले अंकल के साथ ही गई थी। सर, श्रीधर तो कुछ नहीं कबूल रहा है, तो फिर सर ऐसा कौन दाढ़ी वाला हो सकता है जिसने अदिति का मर्डर किया? वॉचमैन के बयान के आधार पर उस इंसान का स्केच तैयार किया गया जिसने अदिति को स्कूल छोड़ा था और पूछताछ के दौरान उस अनजान शख्स से जुड़ी एक अहम लीड पुलिस के हाथ लगी। साहब, इस आदमी और बच्ची को तो मैंने देखा यहाँ। इस बच्ची ने मुझसे आइसक्रीम खरीदी और सीधा पार्क में चली गई। क्या टाइम रहा होगा? सर, दोपहर का वक्त था। इस बच्ची और इस आदमी के बारे में कुछ और जानते हो तुम? सर, इस आदमी के बारे में तो नहीं, लेकिन इस बच्ची के बारे में जानता हूँ सर। ये अक्सर जो है हमारे यहाँ आइसक्रीम खरीदने आती थी सर ये। लेकिन सर, कल इसके पास 100 के कई सारे नोट थे। अरे इतने सारे पैसे कहाँ से लाई बिटिया? आपसे मतलब 10 रुपए काट के 90 रुपए वापस करो। हिसाब किताब में तो बिटिया बहुत तेज हो। पहले तो 10-10 रुपए वाली आइसक्रीम 5-5 रुपए में खा के जाती थी, दोस्तों को भी खिलाई। ये पुराने वाले 100 रुपए भी रख लो। मैं जो दोस्तों के साथ खाए थे ना वो भी रख लो और ये एक्स्ट्रा वाले भी रख लो। अरे अरे बिटिया 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 बिटिया, ये लो, हमने अपने पैसे काट लिए और ये पैसे ले लो। लेकिन सर, जब वो बच्ची पहले आइसक्रीम खाने आती थी तो उसके पास पूरे पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन कल बहुत पैसे थे सर उसके पास। यही वो आदमी है जिसे अदिति के साथ देखा गया था स्कूल के बाहर। पहचानते हैं इसे? नहीं सर। सर, ये तो यहीं का एक इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन? हाँ सर, शंकर नाम है इसका और मार्केट में इसकी दुकान है और यहीं बगल में रहता है। साहब, मुझे क्यों गिरफ्तार कर लिया? सब पूरी बात तो बताइए। साहब, मैं मानता हूँ दोपहर को उस बच्ची को मैंने उसके स्कूल के बाहर छोड़ा, लेकिन साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर अदिति के साथ पार्क में कर क्या रहा था तू? मैं पार्क के पास से जा रहा था तो उस बच्ची को मैंने पार्क में अकेले देखा। बेटा क्या हुआ, स्कूल नहीं गया आज क्या? लेकिन साहब उसने मुझसे कोई बात नहीं की। साहब वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी, इसलिए मैंने उसे स्कूल के बाहर छोड़ दिया जाके। सर, आजकल आए दिन बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या होता रहता है, इसलिए मैंने इंसानियत के नाते उस बच्ची को स्कूल के बाहर छोड़ दिया। तू बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन तेरी बातें सुनकर एक कहावत याद आ गई, मुंह में राम बगल में छुरी। साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि शायद गंदी नज़र से तू उससे रोज मिलता हो और पैसे का लालच देकर उससे जान पहचान बढ़ा रहा था, और कल रात तो उसके घर के पास गया, उसको बहला फुसला कर छत पे ले गया और नहीं अंकल, ये वो नहीं है। एक बात और पता चली हमें, उस दिन अदिति के पास 600-700 रुपए थे। आइसक्रीम वाले ने भी उसके पास पैसे देखे थे और उसके स्कूल से भी ये बात कंफर्म हुई, और उसके एक दिन पहले भी उसके पास 100 के नोट मिले। क्या? उसके पास इतने पैसे कहां से आए? तो तुमने वो पैसे उसे नहीं दिए? सर, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम बच्चों को इतने पैसे दे सकें। तो फिर इतना पैसा उसके पास कहां से आया?
सर हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। शायद तुम्हारी बीवी को कुछ मालूम है। क्या अदिति के पास 100 के नोट? लेकिन वो कहाँ से लाएगी इतने पैसे? दया, यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। और पंकज ने भी पुलिस के सामने यही बोला कि इसने अदिति के पास बहुत सारे पैसे देखे। क्यों? हाँ, दीदी ने मुझे चॉकलेट खरीद के दी थी, तभी मैंने बहुत सारे पैसे देखे। दीदी, इतने सारे पैसे आपको किसने दिए? दीदी ने हमें कुछ नहीं बताया। और तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई ये बात? हमें लगा अब दीदी के ऊपर गुस्सा करोगी। निरंजन की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और ऐसे में निरंजन की 7 साल की बेटी के पास 700-800 रुपए होना काफी चौंका देने वाली बात थी। आखिर अदिति के पास इतने सारे पैसे कहां से आए? क्या आर्थिक तंगी में पली अदिति को कोई इतने पैसे देकर बहला रहा था? क्या वजह थी कि हमेशा खुश रहने वाली अदिति अपनी हत्या से 2 दिन पहले से उदास नजर आ रही थी? उसकी हत्या में उसके पास देखे गए पैसों का क्या कनेक्शन था? सेठ जी, हम आपके जिस फ्लैट में रहते हैं उसका किराया 5,000 से ज़्यादा नहीं है और हम शाम को 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जितना काम आपके लिए करते हैं उसकी तनख्वाह कम से कम 7,000 होना चाहिए। कायदे से आप 5,000 काट के 2,000 कैश मुझे और दो। तुमने खुद माना था कि तुम मेरे यहाँ पर नौकरी करोगे और मैं तुमसे भाड़ा नहीं लूंगा। जो बात तय हुई थी ना उसी पे रहो तुम। अरे वो बात तो तय हुए, कितना समय बीत गया है, तब से महंगाई कितनी बढ़ गई है। मेरे जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो ना उसका भी किराया बढ़कर 7,000 हो गया है। चुपचाप यहाँ पर काम करो वरना नौकरी से भी जाओगे और जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो ना वहां से भी निकाल दूंगा तुम्हें मैं। गुप्ता, ये निरंजन का बेटा बोल रहा है कि इसने अदिति को किसी दाढ़ी वाले के साथ देखा था। दीदी उस दाढ़ी वाले अंकल के साथ ही गई थी। लेकिन किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। अब इसने वाकई में किसी को देखा था या नहीं, चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर 7 साल का बच्चा हो सकता है उसने चेहरा ठीक से न देखा हो, लेकिन ये साफ है कि बच्चे श्रीधर के घर में टीवी देख रहे थे और अदिति के पास पैसा था। श्रीधर बेकार है, कोई काम धंधा नहीं करता और ऊपर से शराबी भी है, तो हो सकता है कि अदिति के पास इतना पैसा देखकर उसके मन में लालच आ गया, वही अदिति को छत पर ले गया और पैसे छीनने के चक्कर में उसको मार दिया होगा। सर मैंने अदिति के पास कोई पैसा नहीं देखा। माना कि साहब मैं खुद कुछ नहीं कमाता हूं, लेकिन मेरी बीवी तो कमाती है ना साहब, वो खुद मुझको पैसा देती दारू के लिए। साहब आप बिना किसी सबूत के मेरे पति पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? उसने दाढ़ी रखी है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो किसी की भी जान ले सकता है। आप निरंजन से क्यों नहीं पूछते? उसने भी तो पहले दाढ़ी रखी हुई थी। आपका क्या मतलब है? एक बाप अपनी बेटी को। साहब आप उसे जानते नहीं हो, वो बहुत गुस्से वाला है। एक बार तो उसने अपने छोटे भाई की जान लेने की कोशिश भी की थी। तुमने अपनी बीवी के लिए हमारी जान लेने की कोशिश की, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, मार डालेंगे तुमको। माना साहब कि मेरा पति दारू पीता है, लेकिन निरंजन तो उससे भी ज्यादा गुस्से वाला है। देखिए साहब, हम नहीं जानते कि उसकी बेटी को किसने मारा है, लेकिन हम सच कह रहे हैं कि हमारे पति ने कुछ नहीं किया है। सर हमारी और हमारे छोटे भाई की आपस में कभी नहीं बनी और इसीलिए उसकी जान लेने की कोशिश की। जान लेने की कोशिश नहीं सर, बस थोड़ी सी मारपीट हुई थी। क्यों? दरअसल सर दया दूसरे जात की है। 8 साल पहले हमें उससे गांव में प्रेम हो गया था। हमारे घर वाले नहीं चाहते थे कि हम उससे शादी करें, फिर भी हमने दया से शादी की। उसको लेकर यहाँ दिल्ली आए। यहाँ हम छोटी मोटी नौकरी करने लगे। हम अपने घर वालों को दिखाना चाहते थे कि हम उनके भरोसे नहीं हैं। अपनी कमाई से दिल्ली में खुद का घर खरीदेंगे। कुछ टाइम पहले हमारा भाई अविनाश दिल्ली हमारे घर आया। देखो भैया, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि माँ बीमार है और तुमसे मिलना चाहती है। तुमको तो कभी उनका फिक्र हुआ नहीं है, लेकिन वो तुमको याद कर करके मर रही है। हाँ तो ठीक है, मिलाएंगे माँ से, और क्या। और अकेले ही जाना। अपने बीवी बच्चा को लेके गए तो उन्हें देखते ही मर जाएगी वो। इन्हें अपना दुश्मन मानती है वो। अपनी उल्टा बीवी और उसके बच्चों की शक्ल कभी अम्मा को दिखाना मत। क्या गलत बोल रहे? भाभी के बारे में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा तू? मारोगी मुझे। मैं नहीं निकलता। भैया बाहर निकल। अविनाश ने हमारे बीवी बच्चों के बारे में बहुत गंदा बोला, बर्दाश्त नहीं हुआ। गांव कहाँ है तुम्हारा? बलिया।
लेकिन अविनाश यहीं रहता है, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? यहीं पास में गोकुलपुरी। सर शायद निरंजन का इंटरकास्ट मैरिज करने का खामियाजा उसकी बेटी अदिति को उठाना पड़ा हो सकता है कोई निरंजन के बीवी बच्चों को मारकर उसे अकेला करना चाहता हो, जिससे वो गांव वापस चला जाए। हो सकता है। गुप्ता इसके भाई से मिलो और पता करो। ओके सर। साहब ये सच है, निरंजन एक दूसरी जात की औरत के साथ शादी करके हमारे पूरे खानदान का नाम उसने मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन हम आपको सच कह रहे हैं, हम यहाँ पे बस अपना काम धंधा करने आए हैं। हमारी बीमार माँ उससे मिलना चाहती है और ये बताने के लिए मैं उसके घर गया, उल्टा वो हमारी जान के पीछे उतारू हो गया। तो फिर ऐसा तो नहीं कि उससे बदला लेने के लिए तूने उसकी बेटी को मार दिया? साहब लगता है निरंजन ने हमसे बदला लेने के लिए आपको हमारे खिलाफ भड़काया है और अपना किया छिपाने के लिए हमें फंसा रहे हैं। आपने किया मतलब? तुम कहना चाहते हो कि निरंजन ने ही अपनी बेटी को मारा है? साहब देखिए, वो हमेशा से गर्म मिजाज का रहा है और अब गरीबी के कारण उसका दिमाग और भी खराब हो गया है। साहब आप गांव में अच्छी भली खेती बाड़ी करता रहा और यहाँ पैसे के मत आ जाए। साहब हो सकता है गरीबी के बोझ में उसने अपना एक बोझ कम करने के लिए अपनी बेटी की जान ले ली हो। सर ये साफ है कि निरंजन की आर्थिक हालत ठीक नहीं, लेकिन हैरानी की बात तो यही है कि आखिर अदिति के पास इतने पैसे आए कहाँ से? और अब निरंजन का भाई अविनाश ये शक जता रहा है कि हो सकता है कि निरंजन ने ही गरीबी से तंग आकर अपनी बेटी को मारा हो। खुद को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकता है। अदिति के मर्डर वाली रात इस अविनाश की एक्टिविटीज पता करो और इस निरंजन को भी इन्वेस्टिगेट करो। पंकज ने अदिति को किसी दाढ़ी वाले के साथ देखा था, ये बात निरंजन ने हमें मर्डर के अगले दिन बताई थी। अंकल, दीदी उस दाढ़ी वाले अंकल के साथ ही गई थी। हो सकता है उसी ने अपने बेटे को ये बात पढ़ाई और उसके बाद कभी श्रीधर और अब अपने खुद के भाई अविनाश पर शक जता रहा है। निरंजन जहां पर काम करता है वहां से उसके घर पहुंचने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं। पता करो कि मर्डर वाली रात को 9 से 10 के बीच में वो कहीं गायब हो सके। ओके सर। सर मैं तो रोज़ रात को 8 बजे दुकान से निकल जाता हूँ और मेरे बाद रात 11 बजे तक निरंजन अकेला इस दुकान को संभालता है। सर उसके अलावा यहाँ पर और कोई वर्कर भी नहीं है, इसलिए वो तो दुकान को छोड़ के जा नहीं सकता। मतलब आप साफ कर रहे हैं कि निरंजन का अपने बेटे के मर्डर में कोई हाथ नहीं है? सर मैं मानता हूँ कि उसे पैसों की तंगी थी, इसी वजह से वो मेरा भाड़ा भी नहीं दे पा रहा था और इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नौकरी दी और उसका भाड़ा माफ़ कर दिया। निरंजन के बेटे का कहना है कि अदिति को मारने वाला कोई दाढ़ी वाला था और दाढ़ी तो आपने भी रखी हुई है। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, उस रात दुकान के बाद मैं तो शाहदरा चला गया था। सर एक बात पता चली, ये माला और श्रीधर का किसी तांत्रिक से काफ़ी मिलना जुलना है। तांत्रिक? जी सर, उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं लेकिन उनके घर पे कोई बच्चा नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अदिति का मर्डर किसी बली वली के चक्कर में किया गया हो? ये देखिए सर, ये उस तांत्रिक की फोटो है। अब हम उस बाबा से मिलते थे अपने गोद भरने के उपाय जानने के लिए, लेकिन साहब उस बाबा ने हमें कभी भी बली वली का उपाय नहीं बताया। सिर्फ बली का उपाय नहीं, अदिति के मर्डर वाली रात को वो खुद बली देने आया था वहाँ पर, इसीलिए मर्डर वाली रात को तुमने उसे फ़ोन लगाया था। तुम वहाँ नहीं थी और श्रीधर भी वहाँ से निकल गया था। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है साहब, वो बाबा तो बली वली में विश्वास ही नहीं रखते और साहब निरंजन हमसे ज़्यादा उनमें श्रद्धा रखता है। निरंजन? जी साहब, उस निरंजन ने ही तो मिलवाया था हमें बाबा से। सर हमने ही श्रीधर और माला को उस तांत्रिक बाबा से मिलाया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद हमने उस तांत्रिक बाबा के यहाँ जाना छोड़ दिया था। लेकिन तुम उससे मिलते क्यों थे? सर हमें कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा था, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा था, तो हमने सोचा कि शायद बाबा के उपाय से कुछ चमत्कार हो जाए, हम दिल्ली में अपना घर खरीद सकें। लेकिन सर कुछ समय के बाद हमको लगने लगा कि वो तांत्रिक बाबा हमको छल रहा है। छल रहा है या फिर कोई तंत्र मंत्र का उपाय बता दिया था उसने और तुझे भी लालच आ गया कि एक रात में करोड़पति हो जाएगा? सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? वही जो तू समझ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अदिति का खून किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में हुआ और तूने ही अपनी बेटी? सर, अगर उसने हमारी बेटी की बलि के उपाय के बारे में कहा होता हम उसको वहीं काट डालते। अच्छा, और अदिति का गला किसने काटा? उस तांत्रिक ने या फिर तंत्र मंत्र का उपाय बताता था ना वो? तू ये बता कि उसने किसको उपाय बताया, तुझे या फिर श्रीधर और उसकी बीवी को? आर्थिक तंगी से जूझता निरंजन जल्द से जल्द अमीर बनने की मृत तृष्णा में अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा एक तांत्रिक की दक्षिणा में खर्च कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो तांत्रिक उसकी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार कर देगा
जिसके बाद वो रातों रात अमीर बन जाएगा और दिल्ली जैसे शहर में उसका अपना घर होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा था। पर क्या कोई बाप अपनी गरीबी के बोझ को कम करने के लिए अपनी ही बेटी को मारेगा? या फिर जल्द से जल्द अमीर बनने का कोई झूठा भ्रम उसे ऐसा करने के लिए ललचा देगा? अदिति के मर्डर में जितनी निरंजन की भूमिका शक के घेरे में थी, उतना ही शक श्रीधर और माला पर भी किया जा रहा था। और यह जानने की कोशिश भी की जा रही थी कि कहीं उस तांत्रिक के छलावे में आकर उन्होंने अदिति का मर्डर तो नहीं किया था। और इस राज को जानने के लिए अब उस तांत्रिक की भूमिका को भी टटोला जा रहा था। कैसी बात कर रहे हैं आप? हम किसी को बलि का उपाय नहीं बताते। लेकिन मुझे लगता है कि तूने बताया है, या तो श्रीधर या उसकी बीवी को, या फिर अदिति के बाप निरंजन को। खैर सच क्या है वो तो हम उगलवा ही लेंगे। नवीन लेके चलो इसको। ऐसे कैसे आप किसी को ले जा सकते हैं? देखिए हमारी बात सुनिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए तांत्रिक बाबा के साथ साथ माला, श्रीधर, निरंजन सबको टटोला जा रहा था। और अब अदिति के भाई से भी उस तांत्रिक की पहचान करवाई जा रही थी, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा था। निरंजन के भाई अविनाश, पड़ोसी सिकंदर, बाजवा सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। और अब एक बार फिर से पुलिस ने इस पूरे केस को रिविजिट किया। पापा वो हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहते हो हमसे? बोलो। उस दिन अदिति के पास 600-700 रुपए थे। आइसक्रीम वाले ने भी उसके पास पैसे देखे थे और उसके स्कूल से भी ये बात कंफर्म हुई है। और उसके एक दिन पहले भी उसके पास 100 के नोट मिले। जिस एरिया में अदिति का मर्डर हुआ था, वहां के तकरीबन 400 लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए और बहुत जल्द पुलिस के हाथ एक अहम लीड लगी। ये मोहित सैनी का फोटो सर। और मोहित की फोन लोकेशन अक्सर निरंजन के घर के आसपास की रहती थी। और अदिति के मर्डर वाली रात भी मोहित सैनी का फोन वहीं पर एक्टिव था। सर मैंने क्या किया सर? सर मैंने क्या किया सर? अब नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है। मोहित सैनी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी सब सच बोल दो। हमसे बोलोगे? हमें लगा कि मोहित सैनी के पास काम करके हम अपने पति का हाथ बटाएंगे, लेकिन निरंजन जी के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं था, ना ही बच्चों के लिए। मोहित के यहाँ काम करके हमें पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। फिर एक दिन निरंजन जी हमसे बोले, बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। हम इतने काबिल हैं कि अपनी कमाई से हम अपने बीवी बच्चों को पाल सकते हैं। तुम ये काम छोड़ दो बस। हमने काम छोड़ दिया था, लेकिन मोहित और मेरी फ़ोन पे बात होती थी। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो कभी कभी मोहित घर पे भी आता था। और उस दिन अदिति की तबीयत खराब हो गई थी और मैं स्कूल से जल्दी आ गई घर। अदिति अपने पापा को कुछ ना बताए, इसीलिए हमने मोहित से पैसे लेके उसको दिए थे। वो तब तो चुप हो गई थी, लेकिन हमें लग रहा था कि कहीं वो अपने पापा को सब कुछ बता ना दे। अरे इसका परीक्षा आ रहा है ना, इसीलिए परेशान हो रही है। हमें लगा कि अगर निरंजन को सच पता चलेगा तो उनका गुस्सा इतना खराब है
वो हमें जान से ही मार देंगे। हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। उस रात जब अदिति पंकज के साथ टीवी देखने गई, हम अदिति को बुलाने गए तो वहां श्रीधर था। जब हम थोड़ी देर बाद फिर गए तो श्रीधर वहां पे नहीं था। हमने अदिति को इशारे में बुलाया और छत पे लटके गए। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। अब अपने पति को छोड़ सकती थी और न ही मैं मोहित को छोड़ना चाहती थी। बेटा, मम्मी से गलती होगी, मम्मी को माफ कर दे। पापा को कुछ मत बताना, ठीक है? नहीं मम्मी, हम पापा को सब कुछ बता देंगे। पापा ने बोला झूठ बोलना पाप है। बेटा, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, पापा को बस कुछ मत बताना, ठीक है? नहीं मम्मी, हम सब कुछ बता देंगे पापा को। अगर तुम अदिति को श्रीधर के यहाँ से लेकर गई थी तो फिर पंकज ने ये क्यों कहा कि उसने किसी दाढ़ी वाले आदमी को देखा था? हमने बोला था उससे, हमने बोला था कि अगर वो ऐसा नहीं बोलेगा तो अदिति की तरह हम भी इसे छोड़ के चले जाएंगे। हमें लगा कि अगर वो ऐसा बोलेगा तो आप मान लोगे कि श्रीधर नहीं उसे अपना झूठ छुपाने के लिए अपनी बच्ची की जान ले ली। ऐसी मां हो तुम। माना कि दया ना अच्छी मां बन पाई और ना ही अच्छी पत्नी, लेकिन क्या निरंजन अच्छा पिता और पति बन पाया? बड़ा काम, अपना घर और अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए वो हर संघर्ष करता रहा, लेकिन अपने परिवार से दूर होता गया। उसके पास ना बच्चों के लिए वक्त था, ना बीवी के लिए, और उसके गुस्सैल स्वभाव ने उसकी बीवी के लिए वो दरवाजे भी बंद कर दिए जिसमें शायद वो अपने एक गुनाह के लिए उससे माफी मांगने की कोशिश कर सकती थी। लेकिन उसके डर ने उससे एक गुनाह को छिपाने के लिए ऐसे कई गुनाह करवा दिए जिसने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सब